नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी वर्शिप एक्ट पर सीजेआई की अहम टिप्पणी की, संसद में मचे घमासान की, देखेंगे राहुल गांधी के हाथरस दौरे को, चुनाव से पहले केजरीवाल के बड़े दाव को, जानेंगे महाराष्ट्र में महायुति में मंत्रालयों को लेकर क्यों मची हुई है रार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का बयान, बोले मणिपुर संकट के स्थायी समाधान में लगेगा वक्त, प्रदेश के नाजुक हालात का दिया हवाला। महाराष्ट्र में अजीत पवार की घर वापसी की अटकलें तेज, एनसीपी पुणे अध्यक्ष दीपक मानकर बोले जो आज साथ हैं वो भविष्य में अलग हो जाएंगे और जो अलग हो चुके हैं वो साथ आएंगे। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त, सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया सरकार का श्वेत पत्र, 2000 से 2019 तक बीजेपी के कार्यकाल पर उठाए सवाल। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 236 अंकों की गिरावट के साथ 81,289 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 93 अंकों की गिरावट के साथ 24,548 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद बड़ा आदेश देते हुए साफ कर दिया कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अब कोई भी कोर्ट नए मुकदमे की सुनवाई नहीं करेगा। और क्या आदेश दिया सीजेआई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में अदानी का मुद्दा आज भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते संसद ही ठप हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि पीएम मोदी कुछ भी कर लें, लेकिन हम अदानी के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन संसद के अंदर जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि सरकार की मंशा ही सदन चलाने की नहीं है। इसलिए राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के मामले को उठाया। वो बोलते रहे तो सभापति ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार बोलने की कोशिश की, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ लोकसभा में भी सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल पाया। विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला तो उसने सदन के बाहर देश नहीं बिकने देंगे का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। वैसे सदन में तो अदानी के मामले के चलते सत्ता पक्ष ही चर्चा से भागता दिख रहा है, लेकिन 13 दिसंबर को संसद में संविधान पर होने वाली चर्चा को लेकर सभी दलों में सहमति बन गई है। दोनों ही सदनों में इस मामले में 12-12 घंटे की चर्चा होगी। दरअसल 13 दिसंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था और अब इसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के चलते संसद में संविधान पर चर्चा कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में मस्जिद मंदिर को लेकर चल रहे विवाद पर रोक लग गई है, तो संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष हर बार की तरह चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान विधेयकों को पास कराने पर है। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की डिमांड कर रहा है उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एक बार फिर संसद ठप रही, लेकिन राहत की बात यह है कि 13 दिसंबर को संसद चलेगी। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन गई है, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है। वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। इस मामले में केंद्र का पक्ष सुना जाना भी बेहद जरूरी है, इसलिए केंद्र 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ कह दिया कि जो भी जवाब हो उसे फाइल कीजिए, याचिकाकर्ताओं को एक कॉपी दीजिए। जब तक जवाब नहीं दाखिल होता हम सुनवाई नहीं कर सकते। किसी का भी मुद्दा हो हम उसे उठाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली तारीख तक कोई भी याचिका दाखिल नहीं की जाएगी और न ही रजिस्टर्ड की जाएगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि जिन जगहों को लेकर केस फाइल किया गया है वहां सर्वे रोका जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि मथुरा और काशी 2 मामलों की मुझे जानकारी है और कितने मामले हैं। जवाब में रामचंद्रन ने बताया कि ऐसी 10 जगह हैं और 18 सूट दाखिल किए गए हैं।
लेकिन केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रामचंद्रन की दलील का विरोध करते हुए कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को नहीं माना और फैसला आने तक नए मामलों में रोक लगा दी है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में 1947 के समय जिस धर्म स्थल की जो प्रकृति है उसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए जाने की बात कही गई है और इसी के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है। तो सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने एक्ट के समर्थन में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। सत्ता पक्षी अपनी जिम्मेदारी से भागता दिखाई दे रहा है। वैसे संसद में 13 दिसंबर को चर्चा होगी, इस पर जरूर सरकार तैयार है। चर्चा संविधान पर होगी और पीएम मोदी जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं और अब संसद में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। राहुल लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब वो हाथरस पहुंच गए और दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो कैसे राहुल ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2020 में युवती के साथ हुए दुराचार ने देश और प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर सियासत इतनी गर्मा गई थी कि विपक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई थी और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर उसी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। राहुल के अचानक आने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। राहुल ने परिवार के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत की। हालांकि राहुल ने पीड़ित परिवार से क्या बात की, इसके बारे में उन्होंने मीडिया के आगे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना जरूर साधा है। राहुल ने लिखा, आज हाथरस जाकर 4 साल पहले हुई शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बातें बताई उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। बीजेपी सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। ना तो सरकारी नौकरी दी गई है और ना ही उन्हें किसी दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा पूरा किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय सरकार उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रही है। दूसरी तरफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस परिवार की हताशा और निराशा बीजेपी द्वारा दलितों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हैं। लेकिन हम इस परिवार को यूं ही इनके हाल पर रहने को मजबूर नहीं होने देंगे। इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बताते चले कि 4 साल पहले एक दलित युवती के साथ दुराचार की वारदात हुई थी, जिसकी जान इलाज के दौरान चली गई थी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार आज भी सीआरपीएफ की सुरक्षा के घेरे में है। 4 साल पहले घटना के समय राहुल गांधी सहित विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं को गांव में आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया और परिजन ने सरकारी वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाया था। इसी साल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था कि 4 साल से कैद में हूँ, ना कोई रोजगार है, ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसके बाद राहुल ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल के एक्शन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल के दाव से भी बीजेपी टेंशन में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से राज्य की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही मोदी सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी से ही चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए महिला सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार 1000 रुपए ट्रांसफर करेगी। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि चुनाव के बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 13 दिसंबर से महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जिससे राजधानी की 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के खाते में हर महीने ये राशि आ पाएगी। इसी के साथ केजरीवाल ने कहा, महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा।
तो वहीं केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि हम इसे बीते अप्रैल में शुरू करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश गलत केस में मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6 से 7 महीने रहा और बाहर आने के बाद इस स्कीम को लागू करने में आतिशी के साथ लगा था। आज ये लागू हो गई है। इस योजना में सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार को बरकत होगी। आप संयोजक ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। ये तब भी यही कहते थे जब हम पहले 2013 में बिजली फ्री करने की बात कह रहे थे और हमने फ्री करके दिखाया। मैं जादूगर हूँ, मुझे अकाउंट चलाना आता है, पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे देने हैं ये मुझे आता है, इसकी चिंता तुम मत करो। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आप दिल्ली वासियों के लिए और क्या घोषणाएं करती है। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति में मची रार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। महायुति में अब मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि कुछ बड़े मंत्रालयों को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं। यहां तक कि दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक तक में शिंदे नहीं आए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बावजूद महायुति में टकराव देखने को मिल रहा है। मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है और अब एकनाथ शिंदे की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में हाईकमान की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार तो मौजूद रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई। कहा यह जाने लगा कि शिंदे नाराजगी के चलते अमित शाह से मिलने दिल्ली नहीं आए। इसकी वजह कैबिनेट विस्तार को भी बताया जा रहा है। खास बात ये रही कि पहले बैठक में शिंदे शामिल होने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने दिल्ली आने से मना कर दिया। इसके पीछे कई मुद्दों को वजह बताया जा रहा है। ऐसे में एक वजह गृह मंत्रालय को भी माना जा रहा है। शिंदे के हाथ से गृह मंत्रालय जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अजीत पवार के खाते में वित्त मंत्रालय जाना तय है। यानी बीजेपी अजीत पवार की डिमांड पूरी करने को तैयार है, लेकिन शिंदे को कमजोर करती दिखाई दे रही है। वहीं एनसीपी की राज्यसभा सांसद सुनेत्रा को दिल्ली के 11 जनपद पर सरकारी आवास मिला है। सुनेत्रा को जो बंगला दिया गया है वो टाइप 7 है और ये बंगला शरद पवार के बंगले के ठीक सामने है। शरद पवार को भी टाइप 7 वाला बंगला मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नियमों की अनदेखी करते हुए सुनेत्रा को ये बंगला दिया गया है। सुनेत्रा पवार को मिले बंगले को अजीत पवार के बढ़ते रसूख से जोड़ा जा रहा है। शिंदे बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करते दिखाई दे रही हैं, तो चुनौतियां संसद में भी मिल रही हैं। लंबे वक्त से मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर जोर दे रही है। अब इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में ही लाने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष इसे लेकर पहले से ही विरोध जता रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव के बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस बिल को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इसी साल 18 सितंबर को मंजूरी दी थी और अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि मोदी सरकार लंबे समय से एक देश एक चुनाव के लिए जोर दे रही है और अब माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर पहले से ही विरोध में है। देखा जाए तो इसे लेकर सदन में सभी दलों से सुझाव लेने के लिए जेपीसी का भी गठन किया जा सकता है। अब सरकार भले ही इस बिल को इसी सत्र में पेश करना चाहती हो, लेकिन विपक्ष के विरोध और बार बार स्थगन झेल रही संसद की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि सरकार इस बिल को सदन में पेश कर पाएगी। और अगर सरकार इसे पेश कर भी देती है तो इस बिल का हाल भी वक्फ संशोधन बिल की तरह होता हुआ दिख सकता है, जिसे विपक्ष के विरोध के चलते जेपीसी को भेजने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर मोदी सरकार इस बिल को सदन में पेश करती है तो इसे पारित करवाकर कानून बनवाने की राह आसान नहीं होगी। इस बिल को लेकर मोदी सरकार की राह आसान नहीं दिख रही, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान से मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और अब एक बार फिर उनका बयान चर्चा का मुद्दा बन गया है। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि मुझे अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। तो क्यों गडकरी ने कही ये बात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गडकरी ने लोकसभा में कहा कि सड़क हादसों को लेकर हमारे देश का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान उन्हें अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। देश में रोजाना कहीं न कहीं सड़क हादसे होते ही रहते हैं और इन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जाती है। आंकड़ों की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं से जान जाने के मामले में भारत विश्व में टॉप पर है। साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें से 60% पीड़ित लोगों की उम्र 18 से 34 साल के बीच की होती है। यह आंकड़ा खुद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेश किया है और अब उनका ये बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि इतने लोगों की जान न किसी जंग में जाती है, न ही कोविड जैसी महामारी में और न ही किसी टकराव में। गडकरी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि सड़क हादसों के शिकार 30% लोगों को सही समय पर जीवन रक्षक उपचार नहीं मिल पाने के कारण उनकी जान चली जाती है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। गडकरी ने कहा कि दुनिया में अगर कहीं पर आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उस देश का नाम भारत है। इसके साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि उन्हें भी सड़क हादसों को रोकने के लिए अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। उनके इस बयान ने मोदी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है कि क्यों ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहते हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद में पहला मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है 14 तारीख को। यह तय है कि तमाम मिन्नतों के बावजूद एकनाथ शिंदे की पार्टी को गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो गृह मंत्रालय जी की पार्टी को मिलेगा। गोया कि कहना चाहिए कि मंत्रिमंडल गठन नहीं हो गया, मिड डे मील हो गया। जो जैसा है, जितना है वो ही लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं दो बेचारे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।